दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आप इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। पहला प्रश्न है, वह सुधार जो फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। ऑप्शन है मानव अधिकारों की घोषणा, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन, चर्च की भूमिका, राष्ट्रीयकरण और मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। तो यहाँ पर आप देखिए, मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत जो है ये फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 बुलाई गई, जिसमें मानव अधिकारों की घोषणा की गई, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन किया गया, चर्च की भूमिका का राष्ट्रीयकरण किया गया और शक्ति का केंद्रीकरण राज्य और जनता के हित में हो, न्यायाधीशों के पदों के क्रय विक्रय की परंपरा का अंत हो, राज्य की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के पदाधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हों, इन सब की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर इतिहास, दर्शन शास्त्री और उनकी कृतियों का मिलान करना है। माइकल फूको, तो फूको की कृति है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सईद की पुस्तक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। हेडन व्हाइट ने मेटा हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और मार्क ब्लैक की पुस्तक है हिस्टोरियन क्राफ्ट। तो इस तरह से सही सुमेलन जो हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाती है? तो सही उत्तर ये कथन फ्रांसिस बेकन का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बेकन का जन्म 1561 में इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राज्य से वो बहुत प्रभावित था। उसी का कथन है कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। घटना और उनका जो वर्ष है या तिथि है। देखिए, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 सही है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 ये सही नहीं है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में हुई थी, न कि 1818 में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, वेरा एस्टे की पुस्तक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बी एम भाटिया की पुस्तक है फेमिन्स इन इंडिया। डी बुकानन की पुस्तक है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट और डी आर गाडगिल की पुस्तक है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंडिया। तो सीधे सीधे सुमेलित है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर महाराजा उदय भानु सिंह। 17 मार्च 1948 को 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, जिसका राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदय भानु सिंह को बनाया गया था और इस संघ की राजधानी अलवर थी। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में जो है अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान, एन. माधवराव, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एस.एन. मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। एस.एन. मुखर्जी नहीं थे और आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर मौलाना आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और ये सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में हुआ था। शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाने पर नमक आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या अब्बास तैयब जी। तो सही उत्तर अब्बास तैयब जी। दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। अगला है गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? ऑप्शन है चार्ल्स ब्रैडला, जॉन रस्किन, डेविड थ्योरो या लियो टॉल्स्टॉय। तो सही उत्तर चार्ल्स ब्रैडला। आप जान लीजिए कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचते ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु व्यवहार का अनुभव हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने भगवत गीता, रस्किन, डेविड थ्योरो, लियो टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। तो याद रखिएगा, गांधी जी चार्ल्स ब्रैडला से नहीं बल्कि रस्किन, डेविड थ्योरो और लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित रहे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो आप जानते हैं इसका नाम था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर द्वारा की गई। ये आयोग 1919 में गठित किया गया था, जिसके सदस्य लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिन रैकिन, डब्ल्यू राइस, जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद आदि थे। अगला प्रश्न है भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत की सदस्यता और राष्ट्रवादियों के असहयोग आंदोलन ने भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की आधारशिला तैयार की और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट और एन.एम. जोशी के प्रयासों से किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में लगाने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। तो ये है 8 अप्रैल 1929, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिन बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। 29 मार्च। तो सही क्रम 8 अप्रैल, 13 सितंबर, 23 मार्च और 29 मार्च। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 ये घटनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर।
गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में कहा, मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथ में दे दी है। मैं अब वायसराय से भेंट करूंगा और उसके द्वारा कांग्रेस की मांग स्वीकार करने की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन गांधी जी के वायसराय से मिलने के पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो सही उत्तर स्वदेशी का प्रस्ताव बनारस अधिवेशन 1905 में अपनाया गया था। तो दोस्तों आप जान लीजिए 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है हेली, हेनरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन या सर जॉर्ज लॉयड। तो सही उत्तर लेस्ली विल्सन, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 में हुआ और इस दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चाकी, बी.डी. सावरकर या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सही उत्तर बी.डी. सावरकर ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो काकोरी कांड मुकदमा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। इसमें जो है बी.डी. सावरकर ने मुकदमे का सामना नहीं किया था। दोस्तों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में जो है ट्रेन लूट की गई थी और भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वो अंग्रेजी राज्य की रक्षा के लिए अभय का पाठ या सेफ्टी वाल के रूप में कार्य कर सके? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। दोस्तों आप जान लीजिए कि लाला लाजपत राय का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी कि वो अंग्रेजी राज की रक्षा के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर नंदलाल बोस। दोस्तों आप जान लीजिए 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में जहां राजनीतिक उथल पुथल थी, वहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। बंगाल में कला का विकास तेजी से हो रहा था और 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसके द्वारा प्रदत्त द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ सेंचुरी छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम या मोहम्मद शफी। तो सही उत्तर मोहम्मद शफी। दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सम्मेलन में M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह और सर इमाम अली शामिल हुए थे। मोहम्मद शफी शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सील, बिपिन चंद्र, C.A. बेली या सुमित सरकार। तो सही उत्तर अनिल सील ने। अनिल सील ने 1870-80 के दौरान भारतीय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना ग्रामसी के युद्ध से की है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, तो ये आप जान लीजिए 1929 की घटना है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक, ये 1930 की घटना है। असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक 1921 में और अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918। तो सीधे सीधे 1 2 3 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें राजनीतिक संगठन और उनके स्थापना वर्ष का मिलान करना है। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। महाजन सभा 1884 में गठित की गई थी। द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। तो सही उत्तर 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया था, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, कोवास जी नानभाई या फिर मफतलाल। सही उत्तर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे पहला इस्पात संयंत्र 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा बिहार के साकची नामक स्थान पर स्थापित कराया गया था। अगला प्रश्न है किसने ये सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो सही उत्तर मैक्स मूलर ने। दोस्तों एफ मैक्स मूलर ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या आशुतोष मुखर्जी। तो सही उत्तर राजा राम मोहन राय। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज और 1819 में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अहमदिया आंदोलन ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। देवबंद आंदोलन के शुरुआतकर्ता प्रारंभकर्ता मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। देखिए नवदत अल उलेमा सिबली नुमानी के द्वारा और अहले हदीथ आंदोलन ये किसके द्वारा? तो अहले हदीथ आंदोलन आप जान लीजिए वली उल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो सही उत्तर 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए 4 3 2 और 1 विकल्प आपका देख सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कहाँ पर? अरब में, टर्की में, ईरान में या इराक में? तो सही उत्तर आप जान लीजिए अरब में। अरब में उत्पन्न बहावी संप्रदाय इस्लाम की एक कट्टर शाखा है। मौलवी अब्दुल बहाब के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया और ये आंदोलन कुरान को मानता है और कुरान और हदीस की विरोधात्मक व्याख्याओं की परिस्थिति में अंतश्चेतना से निर्णय पर इसने जोर दिया। तो याद रखिएगा अरब में बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। अगला है किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की और उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए जॉन विल्सन, विलियम एडम, विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट। तो सही उत्तर विलियम एडम ऑप्शन बी। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी था जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन मिशन 1921 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने को तैयार किया था? जमाल अल दीन अफगानी, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां या गुलाम महमूद? तो सही उत्तर जमाल अल दीन अफगानी।
जमाल अल दीन अफ़गानी 19वीं शताब्दी के राजनीतिज्ञ थे। वो पर्सिया के रहने वाले थे। उन्होंने इस्लामी पर पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया। ये उलेमाओं को सबसे बड़ी स्वतंत्रता संघर्ष में भारत का साथ देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान था कि ये सभी देशों के लिए घातक सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना वीरेश लिंगम पुंतलू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा D.K. कर्वे, इन्होंने दोस्तों विधवा विवाह संघ और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। E.V. रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, 1834 में किसने कहा कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों में बदरंग कर रहे हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विलियम बेंटिक का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। उसने सूती वस्त्रों के विरोध में कहा कि सूती वस्त्र बुनकरों के जो कंकाल हैं वो भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को जो है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी। तो सही उत्तर मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक विभाजन का सूत्रपात हुआ। इसमें सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों को इकाई स्वीकार करके अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली शाह ने किया था। रामोसी विद्रोह ये चित्तूर सिंह के नेतृत्व में चला था। पागलपंथी विद्रोह करम शाह और टीपू ने चलाया था। बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो देखिए 3, 4, 2 और 1, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, डिज़रायली। आप जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। डिज़रायली विपक्ष का नेता था, उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला है, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? ऑप्शन है पी.सी. जोशी, P.E. रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्पीयर या सुमित सरकार। तो सही उत्तर P.C. जोशी, ऑप्शन ए। P.C. जोशी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव और आरंभिक कम्युनिस्टों में से एक थे। 1929 में M.N. जोशी के नेतृत्व में मजदूर किसान आंदोलन को नई दिशा दी, जिससे अर्थवाद की प्रवृत्ति पन की। हालांकि उन्होंने ये माना कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो सही उत्तर वली दक्कनी, ऑप्शन डी। दोस्तों, आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी हैं। 18वीं शताब्दी तक उर्दू को रेख्ता अथवा दक्कनी के रूप में जाना जाता था। सल्तनतकालीन विद्वान अमीर खुसरो को हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा में कविता का जन्मदाता कहते हैं। पटियाली, कासगंज, उत्तर प्रदेश में जन्मे खुसरो को कव्वाली गायन और नए वाद्य यंत्र सितार का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू कराया था? आपको बताना है।
लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन? तो सही उत्तर लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को भी शुरू कराया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर नेता और उनके संगठन का मिलान करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेता और उनके संगठन का, MC राजा, इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। जगजीवन राम, इनकी संस्था है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। इसके अलावा BR अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ गठित किया था। 3, 1, 2, 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। RP दत्त, दोस्तों RP दत्त की पुस्तक जो है ये है RP दत्त, रजनी पाम दत्त की पुस्तक है इंडिया टुडे, आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जदुनाथ सरकार की पुस्तक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ताराचंद इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और बिपिन चंद्र की पुस्तक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में। अगला है हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। भारतीयों की अत्यधिक गरीबी कम करने के उद्देश्य से भारतीयों को यूरोपीय माल का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में भारतीय हाथ से बने और बुने हुए कपड़े के निर्माण और खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। और इसी क्रम में हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में इन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 6 नवंबर 1925 को किया था। अगला प्रश्न है किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत दिया था? यहाँ पर आप देखिए महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी और गोखले। तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी दिया। इसका आशय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल और उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए। धन निकासी के सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अगला प्रश्न है किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? सर लुईस टपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीटन, ड्यूक ऑफ आर्गिल और सर विलियम ली वार्नर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो सही उत्तर सर विलियम ली वार्नर ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। सर विलियम ली वार्नर एक प्रशासक थे। अगला प्रश्न है किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो सही उत्तर मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन डी। स्थानीय और विदेशी व्यापार के कारण जो व्यापारी पूंजीपतियों का विकास हुआ, बैंक पद्धति का भी विकास हुआ। उत्तरी भारत में जगत सेठों का, दक्षिणी भारत में चेट्टियों का उदय हुआ। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि जो है फतेह चंद को दी थी, जो कि उत्तर मुगल कालीन प्रमुख व्यापारी था। अगला है आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कार्नवालिस को या मिंटो को? तो सही उत्तर कार्नवालिस को भारत में आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि जो है ये 1798 में हुई। उसके बाद देखिए, असाय की संधि 1803 में, 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में और लाहौर की संधि 1846 में। तो यहाँ पर 4-1 देखिए, 4-1-3-2, 4-1-3-2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई, आपको बताना है। तो सही उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत परिषद यानी इंग्लैंड और वायसराय की कार्यकारी समिति यानी भारत में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1852, 1853, 1854 या 1855 में। तो सही उत्तर 1854 यानी 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1854 को डाक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है सुल्तानों का शासन, सुल्तान हैदर शाह, उसके बाद सुल्तान हसन शाह, फिर सुल्तान मोहम्मद शाह और सुल्तान फतेह शाह। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है। मिफ्ताह उल फुजाला, कव्वाज लेक्सिकन, सीरत ए फिरोजशाही या फुतुहात ए फिरोजशाही में। तो सही उत्तर कव्वाज लेक्सिकन। दोस्तों, फारसी पुस्तक कव्वाज लेक्सिकन में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह। तो सही उत्तर मोहम्मद शाह ने। दोस्तों, उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था और उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था, आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या मराठा। तो सही उत्तर औरंगजेब। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद 80 करों को समाप्त करके महतरफा यानी एक व्यापार से संबंधित कर था, जो मुसलमानों को हिंदुओं की अपेक्षा अधिक छूट प्रदान करते थे। मुसलमानों द्वारा इसके दुरुपयोग के कारण औरंगजेब ने पुनः इस कर को लगा दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के विभागों की सूची का उनके सामने दिए गए काम की सूची से सुमेलन करिए। दीवाने विजारत, इसका कार्य नागरिक प्रशासन यानी आर्थिक मंत्रालय की तरह इसका कार्य देखना था। दीवाने अर्ज, आप जानते हैं, ये सैन्य प्रशासन था। दीवाने इंसा, तो ये आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करता था। और दीवाने रिसालत तो मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान था। तो 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुर्काने चिहलगानी, ऑप्शन देखिए, तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन है तबकाते नासिरी में, फुतुह उल सलातीन में, किताबुल रहला में या खजाइन उल फुतुह में। तो सही उत्तर है फुतुह उल सलातीन में। तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले अब्दुल मलिक ईसामी ने अपनी रचना फुतुह उस सलातीन में की। ईसामी बहमन शाह के काल का इतिहासकार था और इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, रामानुज ये विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य का संबंध दोस्तों ये आप जान लीजिए द्वैतवाद से है। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अमीर खुसरो, तो इसमें आपको बताना है कि अमीर खुसरो किस जो है संप्रदाय से या किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो सही उत्तर चिश्ती सिलसिला से, क्योंकि अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। शेख मियां मीर, इनका संबंध कादिरिया सिलसिला से था। शाहदौला दरियाई, ये आप जान लीजिए सोहरावर्दिया सिलसिले से संबंधित थे। और शाह वली उल्लाह नक्शबंदिया। तो 4, 1, 3 और 2। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली या वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। ऑप्शन है मियाँ की तोड़ी राग, रुद्रबीड़ा वाद्य यंत्र, दरबारी कन्हाड़ा राग और इनमें से सभी। तो सही उत्तर इनमें से सभी। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन ने मियाँ की तोड़ी, दरबारी कन्हाड़ा राग और रुद्रवीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती या मीर आदिल। तो याद रखिएगा मीर आदिल। दोस्तों बादशाह के अतिरिक्त राजधानी में प्रधान काजी, सूबों की राजधानी में सूबों के काजी और बड़े बड़े नगरों तथा कस्बों में काजियों की नियुक्ति की जाती थी। कहीं कहीं पर काजी की सहायता के लिए मुफ्ती या कानून या कुरान की व्याख्या करने वाले होते थे। मीर आदिल न्यायिक फैसले तैयार करके सुनाते थे और वही मुस्लिम कानून के प्रतिपादन हेतु उत्तरदायी होते थे। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूफी शब्दावली और उनका अर्थ। तो फुतूह, ये फुतूह बिन मांगा दान होता था। खानकाह का अर्थ सूफी खानकाह से लगाया जाता है। बरकत एक सूफी आध्यात्मिक पवित्रता थी और मलफूज ये सूफी संत का वार्तालाप होता था। तो यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूफी शब्दावलियों के अर्थ का सही सुमेलन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।